अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम सेकंड ईयर 12th क्लास की इंग्लिश का जो दूसरा चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है वो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। पहले क्वेश्चन था डाइंग सेंस के, हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम दूसरे चैप्टर के करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है ट्रांसलेशन वो तो आती नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ही करेंगे। तो ये इसके कुछ 8 क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर्स वन बाय वन करेंगे। हम सनशाइन यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मैंने भी खुद ये यूज़ की थी और ये बड़ी अच्छी बुक है सेकंड ईयर के इंग्लिश को करने के लिए। तो इसके हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स वन बाय वन फ्रॉम सनशाइन से। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम हमारे पास यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स के साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल, कि हम साइंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं साइंस को अपने पर्पज़ के लिए, लाइफ को आसान करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंस के इस्तेमाल करके। तो ये चैप्टर लिखा है, ये लिखा है डेल बर्नर्ड एंड लियोन एडवर्ड्स ने। तो ये 2 राइटर्स थे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ये पूरा जो नावल है, ये पूरी लिटरेचर उसको लिखा है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, पहले मैं उसको आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि साइंस ने कैसे इंसान की ज़िंदगी को बदला है, आज की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो गई है, और 100 साल पहले या 200 साल पहले ज़िंदगी कैसी थी। और उसके साथ साथ जो साइंस ने तरक्की की है हॉस्पिटल्स के अंदर बीमारियों को दूर करने के लिए, मेडिसिन के अंदर, या फिर जो हमारे पास जो चीज़ें हम नई प्रोडक्शन करते हैं, मीन के कोई चीज़ को उगाना है। पहले गंदम होती थी 5-10 मन 1 एकड़ से, अब गंदम 50 मन 60 मन। और इसके अंदर यूक्रेन के अंदर एक आदमी की रिकॉर्ड 100 मन 162 मन शायद भी गंदम हुई है, ड्यू टू साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके, उनको फर्दर यूज़ करके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के ऊपर। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन तो आनी नहीं है, तो हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही हमारा टॉपिक्स का हिस्सा है, तो इनको ही हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बीमारियों के खिलाफ हमारी जद्दोजहद में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने किस तरह हमारी मदद की है। तो वो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि साइंस के आने से हमारी जो सेहत के मामलात हैं वो कैसे बेहतर हुए हैं, और हमने साइंस को इस्तेमाल करके कैसे कैसे जो बीमारियां उनके खिलाफ एक फाइट की है, एक लड़ाई की है और उसको जीता है। तो उसका आंसर ये, बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे। आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं। दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज। उनको बीमारियों के जो होती है ना वो वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, कोविड की है, तो उस तरह उनकी पोलियो के उसकी जो है ना अद्वियात जो बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उनको बचपन में ही लगा दी जाती हैं, पोलियो जैसी और दूसरी बीमारियों की। पीपल ईट फ्रेश फूड्स, के लोग जो है ताज़ा खुराक खाते हैं, ड्रिंक प्योर वाटर और ताज़ा पानी पीते हैं, लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट और वो साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मेथड। वो कहता है ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हुई ड्यू टू साइंटिफिक मेथड की वजह से। दस इट हैज़ हेल्प अस अ लॉट इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। वो कहता है इस चीज़ ने हमें बहुत हेल्प किया है बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में। साइंस के जरिए से हम नई नई अद्वियात बना रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और उनके अंदर अच्छी अच्छी मशीनरी ला रहे हैं। जैसे पोलियो के खिलाफ हमने वैक्सीन बनाई, अद्वियात बनाई। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन उस चीज़ को कहते हैं जो किसी बीमारी के खिलाफ लगने वाली दवाई को, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। तो बच्चों की जो बीमारियां शुरू की होती हैं उनसे बचाने के लिए क्या लगाई जाती है? वैक्सीन उन्हें हॉस्पिटल में लगा दी जाती है फौरी ही। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस available in our cities today and compare them with that they were like 100 years ago। वो कहता है सैनिटरी कंडीशन क्या होती हैं कि सफाई सुथराई के जो होते हैं ना मामलात, सफाई सुथराई के शहरों के अंदर सफाई सुथराई कितनी है, गाँव के अंदर कितनी है। वो कहता है कि आज के सैनिटरी कंडीशंस कैसे हैं उनके ऊपर नोट लिखें, और उसके साथ साथ जो शहरों के अंदर आजकल सफाई सुथराई का इंतज़ाम है उसके ऊपर, और आज से 100 साल पहले सफाई कैसी थी उसके ऊपर नोट लिखें। तो मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर वो हमारे पास सफाई सुथराई मतलब कि कूड़ा करकट कैसे शहरों से साफ किया जाता है, या फिर गलियाँ कैसी हैं,
खेलियाँ कैसी हैं, जैसे हम नालियाँ कहते हैं, पंजाबी में उसे खेलियाँ भी कहते हैं और उर्दू में नाली भी कहते हैं, नालियाँ कैसी हैं और सफाई सुथराई के मामलात कैसे हैं। तो उसमें उसने ये क्वेश्चन पूछा है और उसने साथ में ये भी कह दिया कि उसको कंपेयर करें कि आज से 100 साल पहले मामलात कैसे थे सफाई सुथराई के। वो कहता है टुडे द स्ट्रीट्स इन सिटीज आर पेव्ड। कहता है आजकल क्या है कि जो सिटीज के अंदर जो नालियां हैं ना, जो गलियां हैं, सॉरी जो गलियां हैं वो पक्की हैं। टुडे द स्ट्रीट्स इन सिटीज आर पेव्ड, जो गलियां हैं वो पक्की हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप, गंदा पानी बंद पाइपों के अंदर बहता है। पीपल लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, लोग अच्छी माहौल में रहते हैं। वाइल 100 ईयर एगो, आज से 100 साल पहले द स्ट्रीट्स वर नैरो, गलियां, आप कहता है आज से 100 साल पहले, अब वो कंपैरिजन कर रहा है 100 साल पहले के साथ। वो कहता है 100 साल पहले क्या होता था कि 100 साल पहले गलियां तंग थी, स्ट्रीट्स आर नैरो एंड अनपेव्ड, और गलियां तंग भी थी और कच्ची भी थी। पहले पेव्ड का मतलब क्या है, पेव्ड का मतलब होता है पक्की होना, और वो कहता है गलियां खुली कच्ची भी थी, तंग भी थी और अनपेव्ड और कच्ची भी थी। आउटडोर आ गया था, कहता वाइल 100 ईयर अगो द स्ट्रीट्स वर नैरो, गलियां तंग थी, अनपेव्ड एंड पोरली ड्रेन्ड, और क्या थी, पोरली ड्रेन्ड मतलब क्या थी कि उनके अंदर जो सफाई सुथराई का मामला थे ना वो अच्छे नहीं थे। और मतलब जहाँ निकासी क्या होता है, मतलब जो पानी अगर बारिश आ जाए ना तो पानी को शहर से निकालना भी तो होता है ना, ये ना हो कि पानी शहर के अंदर जमा हो जाए और पानी निकले ना। तो पानी को निकालने के निज़ाम को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, कि पानी को शहर से बाहर निकालना। वो कहता है पोरली ड्रेन्ड है, मतलब कि आज से 100 साल पहले कि शहर को पानी को शहर से निकालने के मुकम्मल इंतजाम नहीं थे और पानी शहरों में भरा रहता था। और कहते इसे कहते हैं निकासी का नाकस इंतजाम था, कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। द गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स, और गलियों के अंदर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और घरों से बाहर क्या होते थे, घरों के बाहर जाकर लोग पेशाब करना, वो कहता है ये आम था आज से 100 साल पहले, लेकिन आजकल शहरों में ऐसा नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम। वो कहता है कि आजकल जो सैनिटरी कंडीशंस है, सफाई सुथराई के मामला हमारे देहातों में कैसे हैं, गाँव के अंदर कैसे हैं, और आप इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेज आर नॉट गुड इवन टुडे। वो कहता है सफाई सुथराई के मामला आज भी गाँव के अंदर अच्छे नहीं हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स, वो कहता है जो गंदा पानी है ना वो खुली नालियों में बहता है। द स्ट्रीट्स देयर आर नैरो एंड अनपेव्ड, और गलियां आज भी तंग और कच्ची हैं। आउटडोर टॉयलेट्स आर स्टिल कॉमन इन फार ऑफ विलेजेस, कहता दूर दराज के गाँव के अंदर आज भी घर से बाहर जाकर खेतों में पेशाब करना आम है। वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन आवर विलेज। वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गांव के अंदर एक सफाई सुथराई का एक महकमा बनाना चाहिए। इट विल इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस देयर, और वो क्या करेगा, वो गांव के अंदर सैनिटरी कंडीशंस की जो जितनी भी हालात उनको बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। चौथा क्वेश्चन है हाउ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। वो कहता है कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो किस तरह हमारी हेल्प करते हैं खुराक को पैदा करने में और उनको प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना। वो कहते हैं कि खुराक को साइंसी तरीके कार कैसे हमारी हेल्प करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने में किसी चीज़ की, और उसको कैसे हम महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। तो इसका जो हमारे पास आंसर है ना वो कुछ ये है कि साइंस हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कहता है कि साइंस ने हमारी बहुत मदद की है क्या करने में, खुराक की पैदावार में और उसको महफूज करने में। नो वी यूज मशीन्स टू प्लव फील्ड्स। कहता है आजकल हम हल यूज करते हैं ज़मीनों को हमवार करने के लिए, फसलों को बीज बोने के लिए, मतलब हम हल चलाते हैं। सो सीड्स एंड हार्वेस्ट को, और हम बीज बोते हैं और फसल काटने में मशीनें इस्तेमाल करते हैं। हम हल चला, पहले क्या होता था कि हल बैलों के साथ चलाए जाते थे और लोग 20-20 दिन 50-50 दिन लगे रहते थे कि 5-2-4 एकड़ के अंदर, और वो ज़मीन को हमवार करना बड़ा मुश्किल होता था, नरम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, हल चलाना बड़ा मुश्किल था। लोग बैल्स के साथ उनको बैलों के साथ ज़मीनों को हमवार करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ हम हल चलाते हैं और 1 एकड़ हम 2-4 घंटे के अंदर उसको बिल्कुल बेहतरीन बना लेते हैं, और किसके लिए, किसी फसल को का बीज बोने के लिए। लेकिन कहता है आज से 100 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। साइंस वो कहता है नो वी यूज मशीन टू प्लव फील्ड, सो सीड एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट। वो कहता है आजकल हम
फसलों को बीजने के लिए, ज़मीनों को हमवार करने के लिए, हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, और नंबर 3 पे फसलों को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग टू प्रिजर्व फूड। वो कहता है खुराक को महफूज करने के लिए हम उसे यख बस्ता करते हैं। यख बस्ता करते हैं मतलब फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। दूसरा है डिहाइड्रेशन, उससे पानी खुश्क करते हैं, मतलब किसी चीज़ के अंदर से अगर पानी खुश्क कर लिया जाए तो उसको भी हम लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। डिहाइड्रेशन करते हैं। पिकलिंग करते हैं। पिकलिंग क्या करते हैं, इसकी दर्जा बंदी करते हैं, मतलब जैसे अचार को हम पिकल कहते हैं ना, तो अचार तरह उसको हम ऑयल के अंदर, तेल के अंदर, या फिर एक लंबे अरसे के लिए पिकलिंग करके हम उसको महफूज कर देते हैं, इसकी दर्जा बंदी करते हैं। या फिर ग्रेडिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, या फिर कैनिंग टू प्रिजर्व, मतलब क्या उसे सुखाते हैं, दर्जाबंदी करते हैं, या फिर उसे डब्बों में, कैनिंग होता है डब्बों के अंदर उसको महफूज करके रखना, कैनिंग करके हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। और ये सब का सब कैसे हुआ, ड्यू टू साइंस की वजह से, साइंस की तरक्की करने से ये सारी की सारी चीज़ें हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो है, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आवर इंसेस्टर्स। कहता है कि आजकल हम अपने अबाव अजदाद, अपने वालिदैन से बहुत कम खौफजदा हैं। वट वर आवर इंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। वो कहता है कि आज हम जो है ना वो बहुत कम डरते हैं अपने अबाव अजदाद की निस्बत। वो कहता है जो जिस चीज़ ने हमारे डर को कम किया है वो क्या है, और हमारे जो अबाव अजदाद थे वो किस चीज़ से डरते थे। तो जैसे होता है ना तोहम परस्ती, कि हम कहते हैं कि अगर घर में कौवा बोल रहा है तो उसका कोई मेहमान आ जाए, या फिर बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो उससे क्या होगा, कोई हादसा होने वाला है, या फिर कोई इस तरह के अल्फाज जो जिसे हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, जिसे हम तोहम परस्त कहते हैं, तो वहाँ परस्ती भी होती है। तो वो कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें डराई हुई हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारे जो बाबा अजदाद थे वो किन चीज़ों से डरते थे। आवर फोर फादर्स वर सुपरस्टिशियस, हमारे बाबा अजदाद तोहम परस्त थे। तोहम परस्त मतलब वो शक में बड़ा जल्दी पड़ जाते थे। दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गॉड, दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक। वो अच्छी या बुरी तकदीर के अलामात पर यकीन रखते थे। वो कहते थे कि तकदीर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो वो तकदीर पर बड़ा डरते थे, क्योंकि तकदीर अब देखी किसी ने नहीं है, तो वो तकदीरों के ऊपर अपने आप को लगाए रखते थे और डरते रहते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, अब वो काली बिल्ली से डरते थे। ब्रोकन मिरर, टूटे शीशे डरते थे कि अगर शीशा टूट गया तो कोई ना कोई अब बुरी बात होने वाली, कोई ना कोई हंगामा होने वाला है, कोई ना कोई मसला होने वाला है। एंड द नंबर 13, और 13 नंबर से भी डरते थे कि अगर किसी बंदे का, अगर किसी ने कोई काम 13 तारीख को करना है तो वो नहीं करता था। वो कहता था आज 13 तारीख है और आज कोई काम अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो करते ही नहीं थे 13 तारीख को। या फिर 13 अगर किसी का टिकट आ गई है तो वो नहीं लेते थे। या फिर वो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अपने जो मंजिलें बनाते ना, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, इस तरह बनाते, वो 12 के बाद जो 13वीं हो जिसके यहाँ पर उसका वो नाम 14वीं मंजिल रखते थे, 13वां नाम ही नहीं रखते थे क्योंकि वो डरते थे 13 नंबर से। वो कहता आज क्या होता है, नो वी नो दैट देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग। कहता है आज हमें पता चल गया है कि कोई ऐसा काम नहीं होता, कोई तोहम परस्ती नहीं होती। आजकल कहता है कि हर काम के पीछे एक रीजन होती है, कोई ना कोई वजह होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर शीशा टूटा है तो हमें पता चल गया कि भाई वो हमारे हाथ से गिरा है, शीशा टूट गया होगा। लेकिन पहले होता था कि अगर शीशा टूट जाता तो लोग कहते थे कि यार ये तो बहुत बड़ा बुरा काम हो गया, अब वो काम अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो डरते थे। देयरफॉर वी आर लेस फेयरफुल देन आवर इंसेस्टर। वो कहता है इसी वजह से कि हमें पता है कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक खास वजह होती है, तो इसीलिए हम अपने वालिदैन से या अपने फोर फादर से, अपने अबाव अजदाद से कम डरते थे। फोर फादर्स का मतलब होता है अबाव अजदाद। अबाव अजदाद मतलब आपके बाप, दादा, परदादा और इससे पीछे वाले जितने भी नस्लें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। वो कहता है जो साइंसी तरीकेकार है इसने हमारी कैसे हेल्प की है जो पुराने तकियानुसी ख्यालात हैं उन पर गालिब आने के लिए। हाउ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears, कि पुराने खौफों के ऊपर हमारे साइंस ने हमारी कैसे मदद की है उनके ऊपर काबिज आने के लिए, उनको उन डर को ख़त्म करने के लिए। छोटा क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग हैबिट, कि जो साइंटिफिक मेथड है इसने हमारी सोचने के जो अंदाजा है ना उसको चेंज कर दिया। वी डू नॉट अज्यूम थिंग्स, हम अब चीज़ों को फ़र्ज नहीं करते। हम ऐसे नहीं कहते कि शीशा टूटा है तो ये बुरा ही होगा, बिल्ली ने ऐसा काटा है तो अब मेरा सफ़र नहीं करना चाहिए। अब हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। वी नो दैट देयर इज अ सॉलिड रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग। वो कहता है कि हमें पता चल गया कि हर होने वाले काम के पीछे एक मजबूत वजह होती है। अगर किसी बिल्ली का रंग काला है
तो हो सकता है उसके माँ बाप, बिल्ली के माँ बाप का रंग भी काला हो, जिस वजह से वो काली होगी हो। तो वो कहता है इसका कोई खास वजह नहीं है। अब हम ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं कर लेते। वी एक्सेप्ट ओनली सच थिंग आर एज आर सपोर्टेड बाई फैक्ट्स। वो कहता है हम सिर्फ उन बातों पर यकीन करते हैं जो हकायक पर मबनी हो, जो हकीकत पर मबनी हो, मतलब जिन बातों में कुछ ना कुछ हकीकत हो। इट हैज़ मेड अस रैशनल, इसने हमें फहम अता किया। रैशनल का मतलब होता है अकल, फहम, किसी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं सियाना होना, समझदार होना, तो वो उसे कहते हैं हम रैशनल का। अगर कोई बंदा समझदार है ना, एक अच्छा उसका अकल है, हम कहते हैं क्या ये अच्छी बात करता है, हम कहते हैं ही इज़ अ रैशनल पर्सन, हिज पर्सनैलिटी इज रैशनैलिटी। मतलब वो रैशनल का मतलब होता है अकल रखने वाला, समझ बूझ रखने वाला, काबिल फहम, जो हकीकत पर मबनी बात पर यकीन रखे। Thus we have got over the old baseless fears। कहता बस हम पुराने बेबुनियाद खौफ पर गालिब आ चुके हैं। कहता इस वजह से कि हमें पता है कि हर होने वाले काम के पीछे एक खास वजह होती है, इसलिए हम पुराने जो खौफ है उन पर गालिब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट। कहता जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब एस्ट्रोलॉजी होता है कि जो आसमान के ऊपर तारे नजर आ रहे हैं, वो कहता है क्या इनका कोई किरदार रहा है माजी के अंदर इंसानों की जिंदगी में। गिव एग्जाम्पल का, और इसकी हमें मिसालें दें। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आसमान के ऊपर चांद है, सूरज है, सितारे हैं, इनका क्या इंसानों की जिंदगी के ऊपर कोई असर रहा है। एस्ट्रोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, किसी सितारों का जो इल्म होता है उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्या जैसे हम इल्म अजराम फल्की भी कहते हैं। इन द पास्ट पीपल बिलीव दैट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स अफेक्टेड देयर लाइफ। और लोग क्या समझते थे कि तारों का जो हरकत करना है, घूमना फिरना है, वो क्या होता है, वो अफेक्ट करता है, वो असर करता है इंसानों की जिंदगी के ऊपर। वही ना, तोम परस्त थे लोग, लोगों का यकीन बहुत कम था, लोग डर जाते थे चीज़ों से। तो वो समझते थे कि अगर कोई सितारा आसमान पर चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर पड़ रहा होगा। लोग डरते थे, लोग ख़ास दिनों में सफ़र नहीं करते थे। एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट द कमिंग इवेंट्स। और जो एस्ट्रोलॉजर है, जो क्या कहते हैं कि जो बंदा सितारों की इल्म रखता था, नॉलेज रखता था, वो आने वाले वक्तों को प्रेडिक्ट करता। प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है कि ऐसी बात का बताना जो आने वाले वक्त में हो। जैसे कहते हैं ना फ्यूचर बताना, आने वाली चीज़ों के बारे में बता देना कि भाई कल ऐसा होगा, परसों होगा। जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, जो अजराम फल्की, जो सितारों का इल्म रखते थे, वो बता देते थे कि कल ऐसा होगा। जैसे आजकल बता दिया जाता है कि बारिश कल होगी, परसों होगी। तो कहता है ऐसे लोग होते थे कि जो बता देते थे। देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल। और वो इस तरह कहता है कि बरक्स इसके कि ना इस तरह इल्म अजराम फल्की लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। उस तरह कि अजराम फल्की ने, एस्ट्रोलॉजी ने लोगों की ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले किया है, बड़ी अहमियत की अमल थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशियस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद चंद तोहमात हैं, उनको बताएं। सुपरस्टिशियस जिसे हम तोहम परस्ती कहते हैं, कहता है वो बताओ जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो आज भी मौजूद है। हाउ डू दे इफेक्ट द लाइफ ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। कहता है फिर वो ये बताओ कि वो उनका लोगों की जिंदगी पर क्या असर है जो उस पर आज भी यकीन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इवन टूडे, आज तक, वो कहता है हत्ता कि आज भी, देयर आर पीपल हु डू नॉट गो ऑन अ जर्नी ऑन सर्टेन डेज। कहता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खास दिनों के ऊपर वो सफ़र नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 तारीख बुरी होती है, जो 13 नंबर, तो लोग 13 तारीख को सफ़र नहीं करते थे। सम पीपल कट ऑफ देयर जर्नी इफ अ कैट क्रॉसेस देयर वे। अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो वो लोग सफ़र नहीं करते थे। आज भी नहीं करते। कुछ लोग आज भी हैं जो ऐसा नहीं करते। जब बिल्ली रास्ता काटे तो कहते हैं कि अब रास्ता नहीं, मैंने सफ़र करना, हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी इस तरह का बुरा हो जाए। दे बिलीव दैट अ गेस्ट विल कम इफ अ क्रो कॉज ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउस। कहता आज भी लोग यकीन करते हैं कि अगर कौवा उनकी दीवार पर बैठ कर बोलेगा, काई काई करेगा, तो कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा। सुपरस्टिशंस लाइक दीज आर स्टिल कॉमन इन आवर सोसाइटी। वो कहता है कि आजकल भी ऐसी तोमात पाई जाती हैं। दे काज अनड्यू फियर सम टाइम। और कहता है ये जो वजह है ना, ये जो सुपरस्टिशियस है, ये बेवजह खौफ का बाइस भी बनती हैं बाज़ औक़ात।
और बाद वक़्त ऐसा होता है कि बेवजह खौफ का बायस बनती हैं। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। इसके आपने MCQs भी लाजमी करने हैं। इसके अंदर इसके जो MCQs हैं सनशाइन के अंदर वो दिए हुए हैं। ये सेट 1 है, सेट 2 है, ये सेट 3 है। तो ये 30-35 MCQs हैं, तो ये भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, लेसन नंबर 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। कॉलेज में तलबा नाकाम क्यों होते हैं। स्टे ट्यून, देखते रहिए हमारी वीडियोस को। इसी के साथ साथ हमारी प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बनी हुई है, उसको भी देखें ताकि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का अंदाजा हो। इसके साथ साथ हमने टेंसेस को भी शुरू करना है। अगर वो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है हमने ये वीडियो अपलोड कर दी हो, तो आप उनको भी जाके जरूर देखें। स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।